सभी का नेत्रा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि अगला जो हमारा सेशन होगा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित होगा, तो हम उसे लेके आपके सामने हाजिर हैं। ये टॉपिक आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित होगा, जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अंतिम में आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे भी आपके आ सकते हैं, जितने भी प्रकार के आ सकते हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। अच्छा, इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है 3488 किलोमीटर का। अच्छा, ये इंडिया चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर कनेक्ट होता है। ये भारत के हिसाब से, ये बात ध्यान रखना है। हम जो भी बात करेंगे हम बोल देंगे कि इस गवर्नमेंट के हिसाब से, उस गवर्नमेंट के हिसाब से क्या बातें हैं। तो ये 3488 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है, बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। अच्छा, चीन द्वारा एक्वायर की गई बात इसमें नहीं शामिल है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। लेकिन आपको भी पता है तमाम भारत और चीन के बीच तमाम विवाद हुए इतिहास में। तमाम विवादों के बाद 1962 का युद्ध भी हुआ। उस युद्ध के बाद तमाम सेक्टर्स पर कब्जा भी हो गया। तो तमाम सेक्टर पर कब्जा हुआ तो स्थिति कुछ ऐसी बनी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको पता है, जैसे ये मैप है, ऊपर की तरफ नॉर्थ हम मानेंगे, नीचे की तरफ साउथ, दाएं साइड में ईस्ट, बाएं साइड में वेस्ट। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ तो दो राज्य या कहें दो यूनियन टेरिटरी बनी। नॉर्थ वाला लद्दाख बन गया, साउथ वाला थोड़ा जम्मू कश्मीर बन गया। इस लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच ये टेरिटरी तो आपका कह सकते हैं कि ये POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। 1962 की युद्ध तक यहां से चीन द्वारा ये पूरा रीजन चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। ये लद्दाख वाला रीजन यहां तक चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया। तो अगर जो ये POK है तो ये लद्दाख रीजन, लद्दाख के ईस्ट में यहां अक्साई चीन, जो चीन का कब्जा है 1962 के बाद, युद्ध के बाद चीन का कब्जा है। POK और ये जो इंडियन टेरिटरी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसके मध्य ये जो लाइन है इसे बोला जाता है LOC। अक्साई चीन और लद्दाख के मध्य जो लाइन है इसे ही बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब समझिएगा, इन सभी युद्धों के बाद भारत और चीन का सीमा विवाद 3 सेक्टर में बंटा। और 3 सेक्टर में जब विवाद बटा और ये सारी अस्थायी नियंत्रण रेखा जब सामने आई, तो ये किलोमीटर बढ़ के लगभग 4000 किलोमीटर के लगभग हो गया। विवाद 4000 किलोमीटर का हो गया। चाइना और क्षेत्रों पर अपना दावा ठोंकने लगा, तो जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री हुई वो बढ़ गई, क्योंकि ये एरिया पूरा लिया गया। और ये जो बाउंड्री बढ़ी, इसे 3 सेक्टर में विवादों को बांटा जाता है। इस दिशाओं को देखना, ये 3 सेक्टर में बांटा जाता है। तो सबसे पहला सेक्टर जिसे कहा जाता है उसे वेस्टर्न सेक्टर या पश्चिमी क्षेत्र, जहां विवाद 2150 किलोमीटर का है। ये मैं LAC और विवादों की बात बता रहा हूं। इंटरनेशनल बाउंड्री तो 3488 किलोमीटर है। फिर से वेस्टर्न सेक्टर के बाद आपका आया सेंट्रल सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्र या मिडिल सेक्टर। उसके बाद जिसका विवाद 625 किलोमीटर का है। इसके बाद आया ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में पूरी विवादित जमीनें, जहां इतिहास को अगर जो देखा जाए, जहां चाइना ने क्लेम किया है, 1140 किलोमीटर का है। अब अगर जो एक बार फिर से रिवाइज करें, वेस्टर्न सेक्टर या पश्चिमी क्षेत्र में इस समय वर्तमान स्थिति में भारत का केवल एक संघ राज्य क्षेत्र विवादित है, जिसे लद्दाख कहते हैं। आपको पता होगा कि जब अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बांटा गया, तो चाइना ने क्लेम किया था कि आप इस क्षेत्र पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते, आपका नहीं है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हुई। दूसरी, तो 2125 किलोमीटर का ये जो वेस्टर्न सेक्टर का विवाद इस समय, जिस समय हम क्लास ले रहे हैं, इस समय केवल एक राज्य से संबंधित है, वो है लद्दाख या ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख। दूसरा, जो सेंट्रल सेक्टर है या मिडिल सेक्टर है, ये जो 625 किलोमीटर है, ये 2 राज्यों से संबंधित है। आप इसे लिखा भी करेंगे, अपना नोट्स बनाया भी करेंगे। 2 राज्यों से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
फिर आ जाते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री 1140 किलोमीटर की है, ये भी दो राज्यों से संबंधित है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश को पहले कहा जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी को बाद में बोल दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य बन गया। तो ये पूरा नेफा पर, इस पूरे नेफा पर कब्जा चीन जमाना चाहता है, या पूरे नेफा पर यह दावा करता है चीन का। तो अब रही बात विवाद की। विवाद ज्यादा वेस्टर्न सेक्टर में है और ईस्टर्न सेक्टर में है। मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर में विवाद उतना ज्यादा नहीं है। ये तो हल्का सा आपको ब्रीफ और बाउंड्री का ब्रीफ दे दिया गया। इसमें अगर जो बोला जाए तो ये पीओके, पाकिस्तान अधिकृत वाला कश्मीर, और ये वो वाला रीजन जिसे पाकिस्तान ने चीन को दिया था, मतलब यहां भी चीन का क्षेत्र है, ये वाला रीजन जो पाकिस्तान ने दिया था। इस लद्दाख में देखिए, मैं पॉइंट करता हुआ जा रहा हूं, यहां एक पोर्ट है, पोर्ट कहें या एयरपोर्ट है, रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित एयरपोर्ट है। यात्री जहाजें वहां नहीं उतरती, लड़ाकू विमान उतरते हैं, जिसे दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है, समझना। इस दौलत बेग ओल्डी के बाद यहां समझिए, मतलब मैंने यहां एक लिख दिया, देखो एक लिख दिया, मतलब एक वाला जो है वो दौलत बेग ओल्डी, दूसरा यही, दूसरा मैंने यहां लिखा, तो दूसरा जो क्षेत्र है ये गलवान वैली, दूसरा क्षेत्र गलवान वैली। गलवान वैली के बगल में एक छोटा सा प्लेन भी है, थोड़ा समतली क्षेत्र है पर्वतों के बीच में ही। यहीं कल का मतलब आप कह सकते हो कल 4 तारीख को यहाँ कुछ विवाद हुए हैं। यहाँ कुछ मोटर व्हीकल, सेना के टैंक, लाइट मोटर व्हीकल यहाँ पहुंचाए गए हैं चीन के द्वारा। नंबर तीसरा आप देखोगे लद्दाख का मैप यहाँ ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ है। ये जो नॉर्थ की तरफ लद्दाख का मैप मुड़ा हुआ है, ये नंबर तीसरा, इसे बोला जाता है चुमार सेक्टर। तो अगर जो हम बेसिकली बात करें तो ये आपकी एलएसी बाउंड्री 2150, 625 और 1140 किलोमीटर की एलएसी बाउंड्री, रियल बाउंड्री 3488 किलोमीटर की। ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री 3 सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर या और ईस्टर्न सेक्टर। 3 विवाद जो तात्कालिक उभरे हुए हैं वो वेस्टर्न सेक्टर से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं अपने तात्कालिक विवाद पे। ये बात उभरी क्यों, तो ध्यान से समझना है। अगर जो बात की जाए, अब वर्तमान की बात करें, तात्कालिक कारण क्या रहे ऐसे अचानक ये बातें न्यूज में आने लगी। तो तात्कालिक कारण जो हैं इस समय 2020 वाले तात्कालिक कारण वेस्टर्न सेक्टर से संबंधित है, जो इतने न्यूज में आए। वेस्टर्न सेक्टर का मतलब ये संबंधित है केवल एक राज्य से, जो क्या है, कौन सा है, लद्दाख। अब ये तात्कालिक कारण उभरे क्यों, तात्कालिक कारण उभरने का कारण क्या है? तो जैसा कि आपको बताया गया था, इंडिया नेपाल जब रिलेशन में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो भारत चीन या भारत पाकिस्तान या जो भी बाउंड्रीज हैं उसके इर्द गिर्द वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन। तो विवाद की जड़ वही डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कर क्या रहा था? क्योंकि भारत और चीन से सीमा जो सट रही है, चीन की तरफ बाड़, फेंसिंग, चौकियां, रोड, ये सारे एकदम चीन ने अपनी तरफ दुरुस्त कर लिया है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करना थोड़ी तेजी से शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है पहले काम नहीं करता था, लेकिन थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ा दिखने लगा, थोड़ी तेजी हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है? जैसे आपको पहले ही भी बताया गया था, नेपाल के समय जब नेपाल का सीमा विवाद पढ़ाया जा रहा था, नेपाल के सीमा विवाद में आपको बताया गया था कि लिपुलेख दर्रे के पास
मानसरोवर यात्रियों के लिए 80 किलोमीटर की एक सड़क बनाई गई है बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो ये बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा था, ध्यान से समझिए। इस गलवान वैली और इस दौलत बेग ओल्डी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों में सेनाओं की पहुंच के लिए ये चौकियां और रोड डेवलप कर रहा था, जिसे दौलत बेग ओल्डी स्योग नदी तक ये पूरा रोड जाता है, स्योग नदी को क्रॉस करता है, तो दौलत बेग ओल्डी रोड इसे कहा जाता था। अब जब इतनी ऊंचाई पर ये सारे रोड डेवलप होने लगे तो जाहिर सी बात है चाइना को इस बात से जलन हुई कि हमारी तरफ तो रोड वगैरह सारा फ्रेश हो गया है, अब अगर जो भारत भी डेवलप कर लेगा और कोई चीजें अगर जो भारत भी डेवलप कर ले, आसानी से इसकी भी सेना पहुंच जाए, तो भारत यहां लीड ले लेगा, भारत यहां लीड ले लेगा, जिसे जाहिर सी बात है अगर जो किसी को दिक्कत होगी इस पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो जाहिर सी बात है वो तो चाइना है। तो इस बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण करना शुरू किया। ये प्रमुख विवाद की तत्कालिक जड़ है। जब रोड निर्माण शुरू हुआ, रोड पहले से भी निर्माण हो रहा था, लेकिन जब निर्माण में तेजी आई तो यहां चीनी सैनिक उसे रोकने के लिए आ गए। अब आ जाते हैं आगे। जब चीनी सैनिक इसे रोकने के लिए आए तो पिछले 10-15 दिनों में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में हाथापाई, आगे खड़े होना, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना, ये सारी बातें जारी हैं। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि दोनों में गोलियां नहीं चली। इस समय 2020 की बात करें, मतलब अब वर्तमान समय की बात करें, इस समय विवाद इतने बढ़ गए हैं कि यहां दोनों जगह ब्रिगेड साइज की फोर्स है। ब्रिगेड साइज की फोर्स का मतलब एक ब्रिगेड साइज की फोर्स में 5000 सैनिक होते हैं। मतलब बात इतनी सीरियस दोनों देशों की तरफ से हो गई है कि यहां ब्रिगेड साइज की फोर्स बैठाना पड़ा, और एक ब्रिगेड साइज की फोर्स में 5000 सैनिक होते हैं। मतलब 5000 मिनिमम सैनिक इधर हैं, 5000 मिनिमम सैनिक इधर हैं। तो मामला कुछ गर्म हुआ, कुछ मामला मीडिया भी गर्म कर देती है, क्योंकि कोई न्यूज तो थी नहीं। आजकल कोरोना कब से चल रहा था, तो एक न्यूज बड़ी आ गई, वो भी गर्म हो गई। कुछ मामला कोई कुछ कह दे, कोई अगर जो विपक्ष सीमाओं के बारे में कुछ कह देता है, तो कुछ अपने आप को देशभक्त सिद्ध करने वाले लोग वो भी थोड़ा तूल दे देते हैं। तो मामला इन सब थोड़ी वजहों से और भी गर्म हुआ। अब हम दो मुद्दों पर बात कर लें। या तो हम तुरंत तत्काल ये बात कर लें कि अगर जो ये चाइना भारत विवाद, सीमा विवाद अचानक उभरा, तो इसके तत्कालिक कारण आपको बता दिए गए। इसके और कारणों की बात कर लें, उसके बाद हम इतिहास की बात कर लें, ये हो सकता है। तो ऐसे ही शुरू करते हैं। हम बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद के तात्कालिक कारण क्या क्या रहे होंगे। तो इसके कारण भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लिखने के लिए 150 शब्दों में, 200 शब्दों में। तो अगर जो भारत चीन सीमा विवाद के तात्कालिक कारण कहा जाए, तो चीन का कहा जा सकता है, चीन का राष्ट्रीय कारण क्या होगा, उनका नेशनल। तो पहले ध्यान से समझना है। आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का प्रकोप जबरदस्त है। चीन में देश के अंदर और देश से बाहर तो बहुत ज्यादा, लेकिन चीन में देश के अंदर भी ऐसी धारणाएं ठीक ठाक बनने लगी है कि ये जो वन पार्टी रूल वाली गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे दूसरे को तो क्या, चीनी जनता को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी चीन में धारणाएं बनने लगी। तो कई विद्वानों का, कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये जब धारणाएं चीन में बनने लगी, तो चीन अपनी जनता की मूड को बदलने के लिए, दूसरे तरफ ध्यान देने के लिए ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट करवाया और इसे इतना हाई लेवल पर विवाद को जन्म दिया, जिससे चीनी जनता का मूड देश की अंदर की बातों से हटकर बॉर्डर पे आ जाए। मतलब चीन के अंदर का कारण बताएं तो राष्ट्रवाद को प्रमोट किया गया, जिससे ये कोविड-19 और तमाम जो अव्यवस्था चीन में फैली हुई है उसका ध्यान भटकाया जा सके। दूसरा चीन का राष्ट्रीय कारण क्या
आप कह सकते हैं। दूसरा, हांगकांग का मुद्दा आप देख सकते हैं। आपको पता होगा हांगकांग में आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस कोविड-19 के इतना फैलाव के बाद भी हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाइनीज राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए वो नियम बनाए थे कि चाइनीज राष्ट्रगान का अपमान कोई करेगा तो उसे चीन के हवाले किया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो दूसरा, हांगकांग का मुद्दा। हांगकांग के मुद्दे को भी भटकाए जाने के लिए भारत चीन सीमा विवाद किया जा सकता है, क्योंकि हांगकांग का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा, चीन में अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक कौन है वहां? मुस्लिम्स। चीन में जो उइगर मुस्लिम हैं यहां आपके जिंगजियांग रीजन में, ये इलाका बहुत ज्यादा अनस्टेब्लिश रहता है, ये इलाका बहुत ज्यादा अशांत रहता है। इसको लेकर यूएस के सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि यहां के मुस्लिमों की हालत रोहिंग्या जैसे मुस्लिमों के जैसी हो गई है। तो ये भी एक कारण है कि यहां इस नेशनल लेवल पर ध्यान भटकाने के लिए ये विवाद जन्म दिए जा रहे हों, ये भी हो सकता है। अब अगर जो राष्ट्रीय कारण 3-4 हम गिना दिए, तो कारण में अंतर्राष्ट्रीय कारण भी कुछ हो सकते हैं, इंटरनेशनल कारण भी कुछ हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल कारण की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या क्या हो सकते हैं? चीन और भारत के सीमा विवाद के तत्कालिक इतना उभारा क्यों गया, इतना हाईलाइट क्यों किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कारण पहला हो सकता है इंडिया और यूएस का ये कॉम्बो। इंडिया यूएस का कॉम्बो जो है वो दिन ब दिन प्रमोट हो रहा है, जो चाइना तो नहीं सह सकता। यूएस चाइना को टैकल करने के लिए, आपको पता होगा यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में बड़ा मुद्दा चीन उभर कर आया है। यूएस के राष्ट्रपति ने कई बार ऐसा बोला है कि अभी तक का यूएस पर किया गया ये सबसे बड़ा अटैक है। उन्होंने चाइना को कई बार कैटेगरी में खड़ा किया। पहली बार तो शुरुआत में वो कोरोना वायरस को वुहान वायरस के नाम से संबोधित कर रहे थे। इसको लेकर चीन का प्रोटेस्ट हुआ, बाद में मामला सही हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, इंडिया यूएस के रिश्ते दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे होते गए। इंडिया के रिश्ते रूस से थोड़े कम हो गए, लेकिन यूएस से इस बीच बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, जिसको चाइना नहीं सह पाया। तो ऐसा कई लोगों का मानना है। इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीजें उभारी गई। चीन अपना दम दिखाने लगा, ये बताने लगा, ये जताने लगा चीन कि हम आपके पड़ोसी हैं, वो नहीं, विवाद होने पर कोई नहीं काम आएगा। ये भी हो सकता है। दूसरा, आपको पता है यूएस के राष्ट्रपति ने G7 को G11 करने की बात कही है। समझिएगा बात को, G7 को G11 करने की बात कही है। इस G11 में ऑस्ट्रेलिया, भारत भी होंगे। तो चीन ने क्या किया, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापारिक रिश्ते अपने गड़बड़ाए इसी बीच, और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते दूर की बात है, यहां तो बाउंड्री डिस्प्यूट सामने आ गया, जो ज्यादा नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकता था। ये दूसरा इंटरनेशनल कारण हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय कारण। तो अगर जो हम अंतरराष्ट्रीय कारणों की बात करें तो इंडिया यूएस का कॉम्बो बहुत जबरदस्त। G7 को G11 में बदलना, G11 में बदलने के साथ साथ इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए G8 था, फिर G7 हुआ, रूस के निकलने के बाद फिर इसमें रूस शामिल होने वाला है। तो ये भी एक कॉम्बो चीन नहीं चाह रहा है, क्योंकि इस G11 में चीन नहीं होगा। तो चीन ये दर्शाना चाह रहा है कि हम भले ही कोविड-19 का इतना मारामारी हुआ, भले ही हमारे व्यापारिक जो भी संबंध थे दुनिया से बहुत ज्यादा अब नहीं है, ठप पड़े हुए हैं, धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है, लेकिन हम अपने नेशनल मामले को लेकर इतना सीरियस हैं, हम अपनी जो भी इर्द गिर्द की बातें हैं वो हम खुद बड़ी मजबूती के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चीन ये दर्शाना चाह रहा है। तो अगर जो कारणों की बात करें तो हम एक तो चीन का नेशनल कारण की चर्चा कर लिए, दूसरा हम अंतर्राष्ट्रीय कारणों की चर्चा कर लिए। अब अगर जो ये कारण हो गए तो कारण के बाद हमें इतिहास देख लेना है कि भारत चीन ये जो सीमा विवाद है इसका इतिहास कैसे है। तो समझिएगा, भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास, दो इतिहास बड़ा रोचक है। एक तो ये वाला इतिहास, वेस्टर्न सेक्टर वाला इतिहास,
वेस्टर्न सेक्टर का आपको मतलब समझना है, ये पूर्वी क्षेत्र, ये लद्दाख वाला रीजन, हम पीओके की बात नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न सेक्टर वाला विवाद, वेस्टर्न सेक्टर में पहले तो एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम जम्मू और कश्मीर था, बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बना। इस वेस्टर्न सेक्टर का विवाद ब्रिटिश इंडिया से शुरू हुआ। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया और किसके साथ ये क्या था, और तिब्बत। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत, पहले तो यहां तिब्बत ही था, बाद में यह चाइना हुआ, बाद में चाइना ने एक्वायर किया 1950 के आसपास। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत, मतलब यहां बीच में पहले तिब्बत था, बफर स्टेट का काम करता था तिब्बत। यहां चाइना था, मतलब चीन और भारत की बाउंड्री तो पहले एकजुट थी नहीं, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत में विवाद होने पर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत में 1865 और 1890 में 1865 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत में एक लाइन ड्रॉ की गई जिसे जॉनसन लाइन कही गई। जॉनसन लाइन कही गई। इस जॉनसन लाइन को फिर से एक बार रेटिफाई किया गया 1890 में, इसे मैकडोनल्ड लाइन कही गई। जॉनसन लाइन को ब्रिटिश इंडिया का मतलब आपको समझना है, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था उस समय, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत दोनों ने माना, लेकिन इस मैकडोनल्ड लाइन का रेटिफिकेशन तिब्बत ने, मतलब उस समय की जो सत्ता यहां थी, उन्होंने नहीं किया। तो अंग्रेज मान लिए कि अगर जो रेटिफिकेशन नहीं किया, मना भी नहीं कर रहा है, तो हम इसे मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे देश आजाद हुआ। आजाद होने से पहले अगर जो बात करें तो 1913 में जाकर बाउंड्री डिसाइड हुई इस ईस्टर्न सेक्टर या नेफा की। 1913 में बाउंड्री डिसाइड हुई इस नेफा की, इसे बोला गया मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1913-14 में डिसाइड हुई हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में। इसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद दोनों देश लगभग साथ में आजाद हुए। दोनों देश जब साथ में आजाद हुए, अब मैं मैप मिटा दे रहा हूं। दोनों देश साथ में आजाद हुए, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने लगे। 1950 जब आया तो 1950 में तिब्बत पर लगभग चीन का कब्जा हो गया, लगभग हो गया। थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन तो भी धर्म वगैरह की गुंजाइश नहीं थी, मतलब थियोक्रेटिक जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई थी। धर्म तंत्र जो तिब्बत में था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो 1950 के लगभग क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि तिब्बत लगभग चीन के कब्जे में आ चुका है। वो तो बात औपचारिक घोषणा 56 तक हुई, वो बात अलग है। 1950 के बाद फिर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा विवाद यहां वेस्टर्न सेक्टर का देखना है। भारत और चीन के बीच जब पंचशील समझौता हुआ तो विवाद इतना ज्यादा बाहर नहीं आए थे। विवाद तो थे, लेकिन इतना ज्यादा बाहर नहीं आए थे। 1950 से 1954 तक चीन इस क्षेत्र में एक रोड बना रहा था। यही रोड है, आज भी रोड है। इस दौरान इंडिया और तिब्बत की सीमा की रखवाली के लिए भारत सरकार ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम ITBP था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इस ITBP ने भारत सरकार को यह सूचना दी कि इस जम्मू कश्मीर सेक्टर में चीन के द्वारा कुछ रोड या कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार उस समय इतना ध्यान नहीं दी। भारत सरकार समझती थी वो जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन जो ब्रिटिशर्स किए थे तो वही होगा। भारत सरकार उस पर बात भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अनस्टेब्लिश था। नैम की मीटिंग में चाइना भाग लेता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चल रहा था, गुटों की भागीदारी USSR USA की चल रही थी। तो भारत उतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहा। भारत आइडियल रुख अपनाया कि हम अगर जो सीधे हैं तो दूसरा भी वैसे ही होगा, तो ये आइडियल रुख अपनाया। लेकिन फिर से
बाद में ये विवाद कब उभर कर आया? 1956 में। 1956 में मैप का एक्सचेंज हुआ। मैप का एक्सचेंज हुआ तो उसके बाद इस रोड की पूरी करतूत सामने आई। 1957 में ये रोड बनकर तैयार हो गया, ये पूरा फाइनली तैयार हो गया। पंडित नेहरू और चौ एन लाई में जब मैप एक्सचेंज हुआ, चौ एन लाई उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू और चौ एन लाई में जब मैप एक्सचेंज हुआ तब चीन ने खुलकर बताया कि ये सेक्टर ये हमारा है। क्योंकि जब हम लोगों के बीच समझौता हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत का समझौता हुआ था, तो दोनों सरकारें, चूंकि यहां की खुद सरकार नहीं थी, वो ब्रिटिश इंडिया का समझौता था, और यहां जो तिब्बत की सरकार थी वो तिब्बतियन सरकार थी। चीन का बहुत ज्यादा रुख इस पर या चीन का बहुत ज्यादा आधिपत्य इस पर था नहीं। चीन के पास उस समय उतनी ताकत नहीं थी जो अब है। तो हम अब, आपकी भी सरकार ये काम नहीं की थी, ये बंटवारा, मेरी भी सरकार ये बंटवारा नहीं की थी, तो हम इसे ना ही माने तो अच्छा है, हम इसे नहीं मान सकते। एक सिरे से चीन ने खारिज किया। फिर इसी विवाद को लेकर, ध्यान से समझिएगा, इसी 1957 में इसी रोड के विवाद को लेकर तूल ज्यादा आगे बढ़ने लगा। भारत भी डिप्लोमेसी स्टार्ट करने लगा। अब 59 में दलाई लामा को शरण दे दी गई। तिब्बत पर जब अपना शिकंजा चीन कसने लगा तो 1959 में दलाई लामा को शरण दे दी गई। दलाई लामा को शरण देना और ट्रिगर का काम किया। दलाई लामा को शरण देने के बाद फिर से जब मैप का एक्सचेंज हुआ तो चीन ने इस पूरे सेक्टर को विवादित बता दिया। और इसके बाद जो मैं आपको मैप में बताया हूं, 3 सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल या मिडिल सेक्टर, और ये जो नेफा वाला रीजन था, ईस्टर्न सेक्टर का विवाद सामने खुल के आया। ईस्टर्न सेक्टर का विवाद सामने खुल के आया। इसके बाद समझिए, इसके बाद तो 1962 का युद्ध हुआ। ये इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। अब युद्ध में ये पूरा रीजन चीन का कब्जा हो गया। चीनी सेना यहां से घुसकर यहां असम तक आ गई। चीनी सेना असम तक आ गई। जब चीनी सेना असम तक आई, समझिएगा, लेकिन यहां से युद्ध जब खत्म हुआ तो यहां से लौट भी गई। मतलब ये रीजन एक बार चीनी सेना के कब्जे में आया, लेकिन फिर चीनी सेना जब यहां से लौट गई तो फिर से ये भारत के कब्जे में आ गया, जो नेफा था। लेकिन अभी तक ये, चूंकि यहां रोड कंस्ट्रक्शन सब कुछ हो चुका था, तो अभी तक ये रीजन भारत के कब्जे में नहीं आया है। फिर मामला शांत हुआ। पाकिस्तान से युद्ध, जिसका चीन मूक समर्थन किया। 1967 में एक बार फिर से झड़प हुई, जो फिर से थोड़ी बहुत गोलियां भारत और चीन के मध्य सीमा पर चली। अच्छा, 1967 के झड़प के बाद भारत को लगा कि हमें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। 67 वगैरह में फिर उसके बाद चीन का परमाणु परीक्षण हुआ। चीन का परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी ने भी लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण 74 में किया, थोड़ी मजबूती अपनी दिखाने के लिए विदेशी संबंधों में। हालांकि वो परमाणु परीक्षण किसी मतलब का नहीं था, उसे हम कहीं ढोके या मिसाइल सिस्टम तो हमारे पास थे नहीं कि वो किसी काम का रहे, लेकिन ठीक है, इसे सिंबॉलिक परीक्षण किया गया। अब इस समय के बाद धीरे धीरे भारत और चीन के संबंध थोड़े नॉर्मल होने लगे। कैसे? 1981 जब आया तो लीपुलेख दर्रे को खोला गया। लीपुलेख दर्रे को खोला गया मानसरोवर यात्रा के लिए। मानसरोवर यात्रा के लिए इसके बाद चीन ने इसके बाद सिक्किम को मान्यता दे दी कि सिक्किम इंडिया का भाग है। पूरी तरीके से नहीं बोले, लेकिन मौन मान्यता दे दी। क्यों? क्योंकि चीन में 1987 के 86-87 के आसपास बहुत बड़ा नरसंहार, स्टूडेंट्सों को चारों तरफ घेर के एक तोप से उड़ा दिया गया था। दोनों एक मंच पर खुलकर बात करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अच्छा, इसके बाद पहली बार 1993 में, अब समझना, पहली बार 1993 में भारत और चीन दोनों देशों में बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व मैकेनिज्म से संबंधित, सीमा विवाद निपटारे से संबंधित पहला समझौता हुआ। इस समझौते का नाम ही है बॉर्डर एंड पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इसमें बताया गया था, इसमें वही बात जैसे बड़ी बड़ी बातें लिखी गई कि दोनों देशों के सीमा विवाद को
दोनों देशों के सीमा विवाद को इतने बड़े विवाद में परिणति या नहीं बदलने दिया जाएगा। दोनों देश अपनी अपनी सीमा पर सैनिक ट्रूप्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे कि एक दूसरे को डर लगे। ये सारी बातें होने लगी। फिर उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो ही रहा था। भारत का परमाणु परीक्षण के बाद भी चीन थोड़ा डरा। चीन थोड़ी शक की नजर से देखा। परमाणु परीक्षण के बाद फिर से देखे, सरकार वही बीजेपी वाली उस समय थी। 2002 में एक मैप एक्सचेंज हुआ। 2002 में भारत और चीन का मैप एक्सचेंज हुआ। इस मैप में विवादों को और बढ़ा दिया। 2002 वाले मैप एक्सचेंज में 2002 के मैप एक्सचेंज के तहत सेंट्रल सेक्टर में थोड़े और विवाद चीन ने बढ़ा दिए और इस पूरे नेफा और अरुणाचल प्रदेश तवांग इलाके को, थोड़ा सा सिक्किम वाला भी इलाका, वो बोला कि ये पूरा हमारा है। इसी समय के बाद जम्मू कश्मीर वाले को स्टेपल वीजा देना शुरू कर दिया गया था चीन के द्वारा। ये भी आप सुने होंगे, स्टेपलर वीजा दिया गया था। स्टेपल वीजा दिया जाना, वीजे में स्टेपलर मार दिया जाता था कुछ अलग निशानी करने के लिए। 2002 अच्छा 2000 फिर जब 2002 बीता, इस विवाद को सॉल्व करने के लिए, 2002 वाले विवाद को सॉल्व करने के लिए 2005 में जब नई सरकार आई तो फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट मैकेनिज्म बोला गया। इसमें भी वही बात रखी गई कि दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर स्तर की बात होगी और दोनों देश आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। दोनों देश सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ये बात कह के बात खत्म हुई। मामला फिर से शांत हो गया। मामला फिर जब शांत हुआ 2005 में, धीरे धीरे करके 2007 में भारत और चीन के इंडिया चाइना के स्थलीय व्यापार बढ़े। स्थलीय व्यापार कहां से? यहां सिपकिला दर्रे से व्यापार होने लगे, भारत और चीन के हिमाचल प्रदेश से, लिपू लेक से भी जाने लगे और यहां सिक्किम से नाथुला दर्रे से भी व्यापार होने लगे। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मतलब मामला थोड़ा शांत हुआ। इस दौरान मनमोहन सरकार और चीन की सरकार से बात बॉर्डर के मुद्दे पर ज्यादा होने लगी। ऐसे कई तथ्य मिलते हैं कि दोनों सरकारें इस बात पर तय हो गई कि हम बहुत ज्यादा इस बाउंड्री को तोल ना दें। जो आपके पास है वो आपका रहे, जो मेरे पास है मेरा रहे। हम इस चीज को भविष्य में अगली पीढ़ी पर ना छोड़ें। इसे जो बाउंड्री है, जो एलएसी है, उसी एलएसी को हम अपनी अपनी सीमा मान लेते हैं। मतलब भारत सरकार और चीन की सरकार में एक मौन सहमति बन गई लगभग 26 से 28 राउंड की बात के बाद कि हम इसी को अपनी सीमा मान लेते हैं। मतलब भारत सरकार भी राजी होगी कि हम एक काम करते हैं, इसी को अपनी सीमा मान लेते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री मान लेते हैं और विवाद को खत्म कर देते हैं, जो एक आइडियल नहीं, रियल सोल्यूशन कहा जा सकता है। मतलब ये वाली बाउंड्री मनमोहन सिंह सरकार ने आपस में मान ली और सही भी यही था। विवादों को जन्म देने से अच्छा यही था कि मनमोहन सरकार ने पूरी कई राउंड की बातचीत के बाद बोल दिया कि हाँ, ऐसा अगर जो हो जाए और विवाद खत्म हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये कब्जा जो है चीन का, जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं है भारत कि भारत ले ले, और ये कब्जा, ये सारा रीजन जो भारत का कब्जा है, ये भी आसान नहीं है कि इसे चीन ले ले। दोनों बातें अब आसान नहीं है, क्योंकि किसी देश पर कब्जा करना, किसी का क्षेत्र कब्जा करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। तो दोनों में आपस में मौन सहमति बन गई। अच्छा, उसके बाद चीन में सत्ता परिवर्तन हुआ। चीन में सत्ता परिवर्तन जब हुआ तो 2013 में शी जिनपिंग भारत आए। 2013 में शी जिनपिंग भारत आए, तब फिर से आपको जो तीसरा वाला पॉइंट दिया गया था, देखिए ध्यान से, यहां विवाद जन्म लिया। लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीन के राष्ट्रपति यहां टहल रहे थे, अचानक वहां सेनाएं अपना काम कर रही थी। लत्ता मुक्की, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना, गोलियां नहीं चली। मैंने पहले कहा 1967 के बाद गोलियां अभी तक नहीं चली। लेकिन 2013 में शी जिनपिंग भारत में थे, वहां सीमा पर विवाद खूब जबरदस्त शुरू था। कुछ एक्सपर्ट्स बोले कि अभी शी जिनपिंग नए नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका सेना पर इतना कंट्रोल नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जब शी जिनपिंग अपना घर जाएंगे तो फिर से हम लोग अपना बैठ के बात कर लिया जाएगा। वही हुआ का मतलब 2013 में भी एक डिस्प्यूट को
डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात कही गई और बोला गया कि हम इसे अब विवादों में जन्म नहीं अब हम इसे सीमा विवाद को इतने बड़े विवाद में ना ले जाएं, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। अब फिर से समझिए, 2013, 14, 15 बीता, 16 बीता, फिर अचानक 17 में फिर से एक विवाद, 2017 में फिर से एक विवाद। 2017 में कहाँ विवाद हुआ? 2017 में यहाँ देखो, ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर में कहाँ? सिक्किम, और यहाँ भूटान, और भूटान सिक्किम मतलब भूटान भारत और ये चाइना की सीमा मतलब तिब्बत की सीमा पर। यहाँ है डोकलाम, डोकलाम विवाद आ गया। तो 2017 में डोकलाम विवाद आया। जब डोकलाम विवाद आया तो उस समय हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज श्री अरुण जेटली के पास था। डोकलाम विवाद जब उभरा तब पहली बार 1967 के बाद पहली बार ब्रिगेड साइज की फोर्स तैनात हुई। मतलब इसमें 5000 लगभग सैनिक होते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। दोनों सेनाएं आमने सामने जब हुई तो ब्रिगेडियर लेवल पर दोनों सेनाओं में बात हुई। आमने सामने थी, कुछ हो नहीं रहा था, धक्का मुक्की, इधर इनकी बाढ़ खींच के उधर कर देना, उनका बाढ़ खींच के उधर कर देना, बोरियां रखी रहती हैं, जरूरत पड़ने पर वो बोरियों को गिरा देना, यही हो रहा था। एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, गोलियां वोलियां नहीं चली थी। डोकलाम विवाद जब हुआ तो ब्रिगेड साइज की फोर्स आई। ब्रिगेड साइज की फोर्स में लगभग 5000 सैनिक होते हैं, आपको बताया गया। और धीरे धीरे जब विवाद बढ़ने लगा तो दोनों देशों के ब्रिगेडियर स्तर, लेफ्टिनेंट स्तर की बात हुई और इस मामले को सॉल्व कर लिया गया। फिर से बोला गया कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाएगा, हम एक काम करें, अगली पीढ़ी को अगर जो ये चीजें ना देनी हो तो भारत और चीन में इनफॉर्मल समिट होनी चाहिए। इनफॉर्मल समिट का मतलब ये होता है कि जब किसी दो देश के बीच फॉर्मल समिट होती है तो उसके एजेंडे पहले से तय होते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच कोई फॉर्मल मीटिंग होगी तो उसका एजेंडा पहले से IFS ऑफिसर पहले से तय करते हैं कि इन पॉइंट्स पे बात होगी, इसके अतिरिक्त अगर जो कुछ पॉइंट पे बात होगी तो ये पॉइंट अलग रख लिया जाएगा। उन्हीं पर बात होती है और ये फॉर्मल समिट हो जाती है। लेकिन सॉरी 2017 में जब डोकलाम विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया तो भारत और चीन की सेनाओं में बात हुई, भारत और चीन के ब्रिगेडियर लेवल की बात हुई, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हुई। उसके बाद भारत और चीन ने कहा कि हम लोगों की सीमा इतनी लंबी है, हमारे ट्रेड इतने अच्छे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इनफॉर्मल लेवल पे बात शुरू करनी चाहिए। इनफॉर्मल लेवल पे बात का मतलब एजेंडा तय नहीं होगा, दोनों राष्ट्रपति, दोनों अध्यक्ष मिलेंगे, वहां के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री दोनों मिलेंगे, जिस भी मुद्दे पर चाहें, एक ओपन उसे नहीं करेंगे, उस मुद्दे पर आराम से बात करेंगे। 2018 में पहली इनफॉर्मल मीटिंग आयोजित की गई। वुहान समिट का नाम दिया गया, जहां से कोरोना वायरस जन्म लिया। वुहान समिट में यह बात पूरी तरीके से क्लियर हुई कि हम अब बाउंड्री डिस्प्यूट को ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक नहीं टालेंगे। बोला गया ऐसी इनफॉर्मल मीटिंग हर साल हमारे बीच होगी, जिसमें एजेंडा नहीं तय होगा, दोनों मिलेंगे, जिस मुद्दे पे चाहे बात करेंगे। इस इनफॉर्मल मीटिंग के बाद 2019 में भारत सरकार ने इस इनफॉर्मल मीटिंग की अध्यक्षता की और वो मीटिंग तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई। इस मामल्लपुरम मीटिंग में बोला गया कि हम वुहान में जो स्पिरिट बनाए थे सीमा विवाद और अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, इसे अलग रंग दिया जाएगा और आगे इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाएगा। दोनों में बात हो भी गई थी और दोनों में अच्छे संबंध हो रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के बावजूद, इन सभी कारणों के होते हुए 2020, जो इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, 2020 का यह विवाद जन्म लिया और इसके कारण आपको पहले बताए जा चुके हैं कि तमाम बातें ऐसी रहीं, तब यह विवाद जन्म लिया। अब अगर जो आप इतिहास देखोगे तो इतिहास में, अगर जो पूरे इतिहास जितना भी आपको बताया गया, तो इतिहास में आप देख रहे होंगे कि भारत और चीन के विवाद हैं सीमा के, लेकिन विवादों को सॉल्व करने के लिए दोनों सरकारों द्वारा कोशिश ठीक ठाक की गई है। मतलब विवाद को आगे बढ़ने नहीं दिया गया दोनों सरकारों के द्वारा। तो अब विवाद क्यों बढ़ रहा है, आपको पहले कारण बताया गया है। इसके अंतरराष्ट्रीय कारण भी हैं, इसके राष्ट्रीय कारण भी हैं। मतलब आगे निष्कर्ष क्या होगा? अगर जो आपको निष्कर्ष कहें, मीडिया की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, हम सब पढ़े लिखे हैं, न्यूज को एनालिसिस न्यूज का कर सकते हैं। तो अगर आगे निष्कर्ष में क्या हो सकता है? आगे निष्कर्ष में, अब निष्कर्ष में फिर से 6 जून
6 जून, आज मान लिया 4-5 जून है, कितना 4 जून, कल नहीं परसों नरसों में 6 जून को फिर से लेफ्टिनेंट स्तर पर बात होगी। इधर से शायद कर्नल हरविंदर सिंह या क्या नाम है, मुझे नाम भूल रहा है, इधर से बैठेंगे, उधर से चीन के वेस्टर्न कमांड के जो अध्यक्ष हैं सेना के वो बैठेंगे। हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब जो पिछले रिकॉर्ड में हुआ है वही फिर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। भारत चीन के मध्य सीमा विवाद इतना ज्यादा और इतना तूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों में या भारत और चीन में ट्रेड रिलेशन बहुत ज्यादा है। और चीन कभी ये नहीं चाहेगा, अगली बात इसमें आपको देना है, चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि हम भारत को इतना नाराज कर दें कि वो पूरी तरीके से यूएस के पाले में हो जाए। चीन ये जरूर चाहेगा कि वो यूएस के पाले में ना जाए, हम भारत को ये दम दिखाएं, लेकिन चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि हम भारत को इतना नाराज कर दें कि वो हमसे सारे संबंध तोड़ के यूएस के पाले में चले जाए। तो विवाद बढ़ना तो है नहीं, सारे तथ्यों को नजर देख के यही लगता है। अगली बात क्या कही जा सकती है? अगली बात कही जा सकती है भारत और चीन के बीच, निष्कर्ष में सारी बातें आप डाल देंगे, भारत और चीन के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेज रेगुलर होती है, हैंड इन हैंड। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल होती है, हर साल होती है। तो भारत और चीन के बीच ऐसी बात भी नहीं है कि मिलिट्री लेवल पर कोऑपरेशन नहीं है, भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर कोऑपरेशन है। भारत और चीन ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री को तुलना करने के लिए या वेस्टर्न कंट्री को टैकल करने के लिए उनकी जो अलोकतांत्रिक चीजें हैं, यूएनओ को टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक को कुछ उसके पैरेलल एक व्यवस्था बनाई ही गई थी, ब्रिक्स। तो अगर जो निष्कर्षों में बात करेंगे तो आपको यही कहना है कि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर की बात हो रही है, ऐसा ठीक ठाक संभावना है, ऐसी ठीक ठाक संभावना है कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चीन की तरफ से एक सिंबॉलिक है, वो अपना नेशनलिज्म का मुद्दा थोड़ा प्रमोट करना चाह रहा है जिसके उसके देश में शांति हो। दूसरा मुद्दा आप कह सकते हैं कि हांगकांग का मुद्दा को थोड़ा भटकाना चाह रहा है। तीसरा मुद्दा आप ये भी सुने होंगे कि ताइवान जो राजनीतिक रूप से चीन के नियंत्रण में है, ताइवान डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनना चाह रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये भी एक कारण हो सकता है, डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनना चाह रहा है। डब्ल्यूएचओ का जो एक्सिक्यूटिव हेड बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो मतलब इंडिया को बनाया गया है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ताइवान डब्ल्यूएचओ का मेंबर ना बन जाए, ये इस डब्ल्यूएचओ का एक्सिक्यूटिव हेड इंडिया है इस समय, डॉक्टर हर्षवर्धन चार्ज भी ले चुके हैं। तो इन सभी को अगर जो मुद्दे में लाया जाए तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसा ठीक ठाक इसके सबूत मिलते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल है मुद्दा कुछ नहीं। तात्कालिक मुद्दा वही हो सकता है, वो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो कंस्ट्रक्शन है। तो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, भाई चीन को, अगर जो चीन की तरफ से बॉर्डर पर सारी फेंसिंग चौकियां हो गई हैं तो भारत की तरफ से हो रहा है, तो उसे दिक्कत क्यों है? हाँ, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसी दिक्कत हो सकती है, फियर, डर तो लगता ही है। जैसे हमारी मिसाइलों से, हमारे न्यूक्लियर बम से चीन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि भाई ये नजदीक है, हमारे पड़ोसी हैं, सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट यहाँ है। हमारे कल्चर भी बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते, बौद्ध धर्म को छोड़ दिया जाए तो हमारे कल्चर तो जबरदस्ती मेल खाने की बात हो गई। चीन की सरकार कोई धर्म मानती ही नहीं, कहा जाए कि एंटी रिलीजियस गवर्नमेंट है। तो बौद्ध धर्म एक कनेक्टिंग पॉइंट है, नहीं तो और तो बहुत ज्यादा तो है नहीं चीन से भारत का कल्चरल रिलेशन। अब अंतिम बात, ये आप निष्कर्ष में ऐसी बातें लिख सकते हैं, और जब भी आपको निष्कर्ष लिखना है तब पॉजिटिव वे में लिखना है, आशावादी निष्कर्ष हो। आशावादी निष्कर्ष के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट का आदर्श कोई चित्रण आपको नहीं देना है, आइडियल चीजें नहीं देना है, रियल चीजें देना है कि भाई जो उनके कब्जे में है वो ठीक है, वो अपने पास रखें, जो हमारे पास है वो हम अपने पास रखें, इस विवाद को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, वही बात अच्छी है। अब अंतिम बात, आप लोगों की कई सारे लोगों की डिमांड थी कि सर अगली क्लास कब होगी, इंडिया चाइना रिलेशन की क्लास कब होगी। तो मैं चाह रहा था कि इंडिया चाइना रिलेशन की क्लास 6 तारीख जब बीत जाए, इस लेफ्टिनेंट स्तर की बात जब सॉल्व हो जाए, जब लेफ्टिनेंट स्तर की बात हो जाए, तब अगर जो क्लास होती तो थोड़े और तथ्य मिल जाते। लेकिन तथ्यों का हम क्या है कि हम भविष्यवाणी या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी हम
लगभग लगभग कर सकते हैं कि यही यही होने वाला है, वो लगभग लगभग बता दी गई है कि मामला सॉल्व तो होना ही है। युद्ध तो कोई गुंजाइश नहीं है दोनों देशों के लिए, ना वो चाइना युद्ध करना चाहेगा ना भारत युद्ध करना चाहेगा। मीडिया भले युद्ध करा दे, इसका पूरा संभव है कि 2-4 मीडिया वाले मिल जाएंगे, आपस में लड़ लेंगे, वही युद्ध है। और तो युद्ध देशों के बीच नहीं होने वाला वर्तमान युग में, इतना आसान नहीं है युद्ध। तो हम चाह रहे थे कि 6 जून जब बीत जाए तो लेफ्टिनेंट स्तर की बात हो जाए, तो उसके बाद कुछ और तथ्य निकल के बाहर आएंगे तो आपके क्लास हो। लेकिन ठीक है, ऐसा भी ठीक है। कई लोगों का बहुत ज्यादा मैसेज फोन कर करके, राहुल सर के पास आप लोग मैसेज कर रहे थे, मेरे पास कितने मैसेज आ चुके हैं, तो इसीलिए ये क्लास आज रिकॉर्ड कर दिया गया। 6 जून को थोड़े तथ्यों को देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो इस पर फिर से एक बार चर्चा हो जाएगी, भारत चीन संबंध। अब अंतिम बात, इसके बाद कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी की 1-2 सीरीज, 1-2 वीडियो, 4 वीडियो डाला जाए, ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, हफ्ते भर में 2 वीडियो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो कभी आ जाए, वो 2 वीडियो हफ्ते भर में 2-3 वीडियो जैसा भी मेरे पास टाइम रहे कर दिया जाएगा। अभी तो घर हूं, थोड़ा परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे पर डे कर दी जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटी और सारी बातें हैं, फिर मैथ इंग्लिश रीजनिंग भी इस पे डाला जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो रहा है, सुविधाएं जैसे जैसे मिल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। भारत चीन संबंधों के बारे में इतना नहीं, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक समरी बता दी गई। तो इसे जैसे हो इसे आप लोग देखिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपना फैलाइए। ठीक, थैंक यू।